Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST के फर्स्ट पेपर के जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो मैंने पहले भी आपको बताए थे और आज ये मेरा अगला वीडियो है जो कि ऊपरी व्यय वितरण ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। सर्वप्रथम तो अपने को मालूम होना चाहिए कि ऊपरी व्यय किसे कहते हैं। ऊपरी व्यय को अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष मजदूरी तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों के योग के रूप में परिभाषित किया जा चुका है। इन तीनों प्रकार के खर्चों में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोजन यह है कि इन्हें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी की भांति विभिन्न उपकार्यों अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज करना संभव नहीं है, बल्कि इन खर्चों को कुल राशि को किसी उचित आधार पर विभिन्न उपकार्यों अथवा लागत इकाइयों पर वितरित अथवा अवशोषित किया जाता है। इसके बाद ही संबंधित उपकार्य अथवा लागत इकाई की उत्पादन लागत ज्ञात होती है। इस प्रकार ऊपरी व्ययों के संबंध में मुख्य समस्याएं हैं। जो सर्वप्रथम है, ऊपरी व्ययों के विभिन्न उपकार्यों अथवा लागत इकाइयों पर इस प्रकार वितरित अथवा अवशोषित करना कि प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाइयों को ऊपरी व्यय की उचित राशि चार्ज की जा सके। दूसरा है ऊपरी व्यय के नियंत्रण के लिए उचित योजना तैयार करना ताकि ऊपरी व्ययों के संबंध में अपव्यय को रोका जा सके। अब अपन ये इसकी दो समस्याएं थी जो आपको ध्यान रखनी है। उपकार्यों अथवा लागत इकाइयों पर ऊपरी व्यय को वितरित करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड्स टू जॉब्स और कॉस्ट यूनिट्स। ऊपरी व्यय अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, अतः इन्हें अप्रत्यक्ष सामग्री तथा प्रत्यक्ष मजदूरी की भांति लागत इकाइयों में समरूप में चार्ज नहीं किया जा सकता। ऊपरी व्यय को लागत इकाइयों पर चार्ज करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपरी व्ययों का संख्यांकन एवं सूचयन, कोडिफिकेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ ओवरहेड्स। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे कि ऊपरी व्यय के संग्रहण में सरलता तथा वर्गीकरण में समानता व शुद्धता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, कहने का मतलब यह है, इस रीति का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक ऊपरी व्यय की मद को का उचित रूप से विश्लेषण कर उसको अपने शीर्षक में लिख दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके शीर्षक में लिख दिया जाता है। उसे एक संख्या प्रदान की जाती है, उसमें एक संख्या दे दी जाए। इस संख्या को स्थायी आदेश संख्या, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर कहते हैं। इस संख्या द्वारा इस ऊपरी व्यय को पहचाना जा सकता है। स्थायी आदेश एक लिखित आदेश होता है जो किसी अप्रत्यक्ष सेवा को अर्थात सेवा कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। प्रत्येक लागत केंद्र या विभाग की भी एक संकेत संख्या निश्चित कर दी जाती है। यह विभागीय संकेत संख्या प्रत्येक सामग्री मांग पत्रक तथा उप कार्य पत्रक पर अंकित की जाती है, जिससे प्रत्येक विभाग की अप्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष श्रम लागत को सरलता से ज्ञात किया जा सके। प्रत्येक ऊपरी व्यय के प्रमाणक पर भी स्थायी आदेश संख्या अंकित की जाती है। इन संख्याओं का विश्लेषण करने से अप्रत्यक्ष व्यय का वर्गीकरण किया जा सकता है। विभागीय संकेत संख्या स्थायी आदेश संख्याओं की सूची तैयार करते हैं। सभी उद्योगों में ऊपरी व्यय के विश्लेषण करने की समान रीति होनी चाहिए। यह तो प्रबंध की आवश्यकता है, लागत लेखांकन पद्धति और व्ययों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। अब अपन बात करते हैं कि इन संख्याओं के आधार पर ही एक ही प्रकार के उपयोग का सरलता से समूहन किया जाता है। जो कि स्टैंडिंग नंबर्स हैं वो आपकी बुक में आप देख लेना कि किस प्रकार से की जाएगी, कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को अलग करेंगे, बिल्डिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को अलग करेंगे और डेप्रिसिएशन को अलग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अलग करेंगे और सेलिंग ओवरहेड्स को अलग करेंगे, ट्रैवलिंग को अलग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग करेंगे। इस प्रकार से इनको अलग अलग
कोड दे दिया जाएगा सभी को। इन संख्याओं के आधार पर एक ही प्रकार के उपयोग को सरलता से समूहन किया जा सकता है। इससे इनका संग्रहण कार्य और भी अधिक सुविधाजनक हो जाता है। इसके विपरीत संक्षिप्तीकरण विधि के अंतर्गत इस प्रकार को निर्धारित किया जा सकता है जो समवर्ती के लिए सहायक सिद्ध हो। इन संकेतों द्वारा मद का नाम प्रकट हो जाता है, जैसे MA फॉर मेंटेनेंस अनुरक्षण, AD फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन और DP डेप्रिसिएशन ह्रास आदि। उपरियों का संख्यांकन करने के बाद उनका संग्रहण किया जाता है और संग्रहण किस प्रकार से किया जाए, जिन प्रपत्रों में उनका संग्रहण किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। जो कि सबसे पहला होता है सामग्री मांग पत्र, स्टोर रिक्विजिशन स्लिप्स। अप्रत्यक्ष सामग्री मदों को संग्रहण इन मांग पत्रों के आधार पर किया जाता है। अप्रत्यक्ष सामग्री की मदों को संग्रहण किस आधार पर किया जाएगा, सामग्री मांग पत्र के आधार पर। दूसरा होता है उपकार्य पत्रक, जॉब कार्ड्स। उपकार्य पत्रकों को विश्लेषण करके कुल अप्रत्यक्ष श्रम लागत ज्ञात की जा सकती है। व्ययों के प्रमाणक वाउचर्स ऑफ एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष व्ययों की कुल राशि इन प्रमाणकों के स्थायी आदेशों की संख्याओं के आधार पर विश्लेषण करके ज्ञात की जा सकती है। चौथा है रोकड़ बही, केस बुक। कुछ फुटकर व्ययों पर व्यय की गई राशि को रोकड़ बही की मदों का विश्लेषण करके समुचित शीर्षकों के अंतर्गत संग्रहित किया जा सकता है। अन्य रजिस्टर तथा प्रतिवेदन, अदर रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। अप्रत्यक्ष व्ययों की कुछ मदों की राशि जैसे संयंत्र पर ह्रास, संयंत्र एवं मशीनरी द्वारा से दूषित कार्यों, अवशेष आदि विशेष प्रतिवेदनों को देखकर ज्ञात की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन उपरियों का वर्गीकरण एवं संग्रहण, क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा और संग्रहण किस प्रकार से होगा। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम अंग उपरिव्यय का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन करना होता है। यही कई आधारों पर किया जा सकता है। अतः सबसे पहले निश्चित किया जाता है कि उपरिव्यों का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा आधार अपनाया जाए। जब वर्गीकरण का आधार निश्चित कर लिया जाए तो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उपरिव्यों को नियमित रूप से संग्रहण करते रहना चाहिए। इससे एक निश्चित अवधि में अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उपरिव्यों का कुल राशि ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद वाला पॉइंट होता है वो है उपरिव्यों का बंटन तथा वितरण, अलोकेशन अप्रोक्सीमेट ऑफ ओवरहेड्स। एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत उपरिव्यों को कुल राशि हो जाती है। हो जाने के पश्चात यह देखना चाहिए कि उसमें कौन से शीर्षक ऐसे हैं जिनकी राशि लागत केंद्रों अथवा उत्पादन विभागों को स्पष्टतया बंटित की जा सकती है तथा कौन से शीर्षक ऐसे हैं जिनकी राशि लागत केंद्रों अथवा उत्पादन विभागों को स्पष्टतया बंटित नहीं की जा सकती। स्पष्टतया बंटित होने वाली राशि को संबंधित लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग को चार्ज कर दिया जाना चाहिए। बाकी शीर्षकों के अंतर्गत संग्रहित उपरिव्यों की राशि को विभिन्न लागत केंद्रों अथवा उत्पादन विभागों में किसी उचित आधार पर वितरित कर देना चाहिए। इससे उक्त लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग को चार्ज की गई उपरिव्यय की कुल राशि ज्ञात हो जाएगी। उपरिव्यों का अवशोषण। जब लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभागों को एक निश्चित अवधि में चार्ज किए जाने वाले उपरिव्यों की कुल राशि ज्ञात हो जाती है तो उक्त लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाइयाँ पर उपरिव्यय की कितनी राशि चार्ज की जाए इसको ज्ञात करना आवश्यक है। इस राशि को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में उपरिव्यों का अवशोषण की दर निर्धारित कर ली जाती है और उसी दर के आधार पर लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाइयों को उपरिव्यय की राशि चार्ज कर ली जाती है। उपरिव्यय के अवशोषण की दर कई विधियों द्वारा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से ये जो उपरिव्यय का डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसकी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इन चार प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें पहला उपरिव्यय का संख्यांकन और सूचयन, उसमें संख्या लिखेंगे और सूचयन करेंगे। और दूसरा है वो है उपरिव्यों का वर्गीकरण, उसको क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा एवं संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा ये। और तीसरा है उपरिव्यों का बंटन और वितरण, उनको वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, बंटन किस प्रकार से किया जाएगा और उपरिव्यों का अवशोषण किस प्रकार से किया जाएगा। आज के लिए
इतना ही। कल अपन बात करेंगे उपरियों का वर्गीकरण एवं संग्रहण, क्लासिफिकेशन और कलेक्शन ऑफ ओवरहेड किस प्रकार से किया जाएगा, इनको मैं कल विस्तार से आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।